जब बहू ने अपनी बुई सास पर अत्याचार करके वृद्धाश्रम भेजा तो ऐसा क्या हुआ कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आज सुबह सुबह कटोरी जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोज नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू रजनी अपने पति रोहित से कहने लगी, मैं तो रोज सुबह की खटपट से परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ सुबह सुबह सोने भी नहीं देती, खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और मैं दिन भर सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन रजनी, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करती है। लेकिन तुम हो सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो, रोहित ने कहा। रजनी बोली, अजी घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के अलावा भी बहुत सारा काम होते हैं। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है, इतने तक तो मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब उनका मन घर में लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहां इन्हें इनकी उम्र की सहेलियां भी मिल जाएगी। रजनी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर क्यों मार रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज का काम है, अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। कटोरी जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहां कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति से रहने के लिए कटोरी जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे रोहित के अलावा उनका था ही कौन। रोहित उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मान मान कर मिला था। यदि वे उसके साथ न रहती तो फिर कहाँ जाती। रोहित भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। रोहित और रजनी का एक बेटा है युग, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन रोहित की पत्नी रजनी को अपनी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी कटोरी जी अपने पोते के साथ हंसती खेलती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वही दबा देती और वे सहम कर रह जाती। युग अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वह उनके बिना रहना नहीं चाहता था। यही बात रजनी को अच्छी नहीं लगती थी। रोहित जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो रजनी अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है, अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। कटोरी जी की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रही तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बंटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिसके कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर रोहित यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। आज रजनी के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे, तो रजनी ने तो जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो रोहित पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की लाइट जल रही थी। रोहित ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में बैठी थी। रोहित अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और पूछा, क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज झगड़ा होता रहता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ, कटोरी जी ने कहा। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता माँ। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण है, मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ समय के लिए वहां जाना चाहती हूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तो मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आजकल तो वृद्धाश्रमों में भी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। मुझे भी वहां अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाया करना। रोहित अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपे आंसुओं का सैलाब रोहित साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर रोहित जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी।
माँ के बारे में सोचते सोचते रोहित अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का ही था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ कटोरी जी पर दूसरे रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वह दूसरा विवाह ना करके अपने बेटे रोहित का ही पालन पोषण करेगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज्यादा थी नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए उन्होंने घर पर रहकर ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी। ना सुबह देखी ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। रोहित ने अपनी मां का संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और वह अपनी मां की सेवा करे। परंतु रोहित का यह मां प्रेम रजनी को कतई पसंद नहीं था, और जिस बात ने रजनी को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था वह ये थी कि उसका बेटा युग भी अपनी मां से ज्यादा अपनी दादी मां से ही प्यार करता था। इन सब का परिणाम ये हुआ कि रजनी आए दिन अपनी सास पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। कटोरी जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते कटोरी जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टियां हो जाती थी। रजनी अब तो उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कटोरी जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। रोहित भी यह बात समझ गया कि उसकी मां को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर रोहित अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन युग अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी। चिल्लाते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख रोहित भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है, जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर रोहित अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया। कटोरी जी के घर से जाने के बाद रोहित और युग बहुत ही उदास हो गए, परंतु रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। युग हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। रजनी उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह वही अकेले बैठना ही पसंद करता था। उस दिन के बाद से रोहित भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। रोहित बहुत बार सोचता कि जाकर अपनी मां को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता है। ऐसे करते करते 3 महीने बीत हो गए और एक दिन वृद्धाश्रम से रोहित के पास फोन आया। मिस्टर रोहित, आपकी माताजी श्रीमती कटोरी जी का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाए। ये बात सुनते ही रोहित सन्न रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे दोबारा मिलने तक का समय नहीं निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके पास ना था। मैं ऐसे अनर्थ कैसे कर बैठा। रोहित की आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय रजनी भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो रोहित निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। रजनी उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। रजनी को देखते ही रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा ही किया धरा है, ये केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। लेकिन मैंने किया क्या है, कुछ बताए तो क्या हुआ। रजनी बोली तो रोहित भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनते ही रजनी को भी झटका लगा और युग ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। रजनी रोहित से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी, हमें जल्दी ही वृद्धाश्रम के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी। रोहित ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उससे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी वृद्धाश्रम पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि आश्रम के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है।
ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से रोहित के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचे तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं कटोरी जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से रोहित बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल उसी समय को कोस रहा था कि जब वह अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद रोहित अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी मां की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते बिलखते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर रोहित और रजनी बहुत दुखी थे। रोहित का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने युग को तो झकझोर कर रख दिया था। उसका बचपन जैसे कहीं वीरान सा हो गया था। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहीं बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन युग जब स्कूल से घर पर आकर निढाल सा गिर गया। रजनी ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 102 डिग्री था। रजनी घबरा गई और तुरंत रोहित को फोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाइयां दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103 से 104 डिग्री के करीब बुखार रहता है। रह रह कर युग नींद में ही दादी माँ को बुलाता रहता। करीब 1 सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों युग को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। युग हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती। रोहित ने दादी जी के आश्रम छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है। आपको किसी बुरी महिला को युग की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक युग पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना रोहित और रजनी को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफी कोशिशों के बाद भी कोई बुरी महिला नहीं मिली जो युग की दादी बन सके। फिर रजनी ने रोहित से कहा, क्यों न किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो रजनी युग की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही रजनी अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम के संचालकों से बात की गई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्ध महिला उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली है, अगर आप उन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। रोहित डॉक्टर साहब के साथ उस अम्मा जी से मिलने गया जो कि दादी बन रही है, तो देखा कि वह बहुत मोटी है। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वह चश्मा लगाती हैं। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद रोहित ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं युग उन्हें अपनी दादी मानेगा भी या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने कटोरी जी को अपने पास बैठाकर उन्हें युग से मिलवाया। युग ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई, आपके बाल कहाँ गए। डॉक्टर ने कहा, युग तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सुनकर युग बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उनका बेटा युग उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और पोते दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया। कुछ दिनों बाद दादी माँ की याददाश्त वापस आ गई। तब पता चला कि यही उसकी असली दादी हैं।
इसे हम कुदरत का करिश्मा ही बोल सकते हैं। जो दादी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से बचकर वह अपने पोते के लिए फिर से दादी बनकर आई। उनको नया जीवन दिया और बहू को भी अच्छा सबक मिला। अपने बुई सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजने का। रजनी और रोहित को जब सच्चाई पता चली तो दोनों ने अपनी माँ से माफी मांगी और कटोरी जी के पैरों में गिर गए। उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। तब रोहित ने पूछा कि माँ, बुद्धा आश्रम से तो फोन आया था कि आप मर चुकी है, ये सब कैसे हुआ? कटोरी जी ने सारी कहानी बताई कि दरअसल हुआ यूं था कि मुझे युग की बहुत याद आ रही थी और मैं एक रात नींद में ही उठी और वृद्धा आश्रम का गेट खोलकर युग से मिलने जाने लगी। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने कटोरी जी को टक्कर मार दिया। एनजीओ वाले ने कटोरी जी का इलाज कराया और उनको दूसरे एक वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया। कटोरी जी तब से वही रहने लगी थी और संयोग से ही युग के पास वापस आ गई, क्योंकि कटोरी जी को चोटें आई थी, इसलिए इलाज के दौरान उनके बाल भी काट दिए गए थे और अच्छी देखभाल और अच्छा खाना मिलने के कारण वह थोड़ी मोटी भी हो गई थी। जब उनकी याददाश्त वापस आ गई तब युग से मिलकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और उनका विश्वास भगवान पर और अधिक बढ़ गया कि निस्वार्थ प्रेम कभी मरता नहीं। इसलिए भगवान ने हम दोनों दादी पोता को फिर से मिलवा दिया। तो दोस्तों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जवान हैं तो कल बूढ़े जरूर होंगे। यह अटल सत्य है। आज हम बहू हैं तो कल हम भी सास बनेंगे, इसलिए अगर हम अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी बहू भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।